माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू लगी एजुकेशन। मेरा टेंथ का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे टेंथ पर यदि बेस्ड लेक्चर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 19 लेक्चर्स मैंने उस पर आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। एक एक चीज़ को मैंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आप भी उतना ही माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करते हुए, समझते हुए उसको आप नोट डाउन करें और समझें, जिससे कि आपको ये पता पड़ जाए कि वास्तव में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। रटने की कोशिश कभी ना करें। मैंने टेंसेस के अंदर यही बात आपको बताई, रटे नहीं, चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक जो मैं आज शुरू कराने जा रहा हूँ वो है आपका, जैसे उसमें लिखा रहता है, जैसे आप समझते हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वास्तव में डायरेक्ट हम बहुत से स्टूडेंट बोल देते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि वॉइस क्या होता है। कभी भी आपको हेडिंग जो मिलेगा कभी एक्टिव पैसिव के नाम से नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपको लिखा मिलेगा वॉइस। तो वॉइस की क्या वो रहती है, क्या वो डेफिनेशन है। और स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये भी मीनिंग डोमिनेंट है। यदि आप मीनिंग डोमिनेंट रखते हुए इसको यदि आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता चला जाएगा। क्यों मीनिंग डोमिनेंट है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जब आप बात करेंगे तो काम ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। एक बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, और एक बात को ये भी कह सकते हैं कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। ले आप ये बताइए, अर्थ में कहीं अंतर है? अर्थ में कहीं भी अंतर नहीं आता है। तो एक्टिव और पैसिव की यदि हम बात करें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करें, तो ये हमें ट्रेडिशनली पढ़ना पड़ रहा है। ये हमें ट्रेडिशनली पढ़ना पड़ रहा है। यदि मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में पैसिव में कोई बोलता ही नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि जब तक पॉसिबल हो सके आप एक्टिव में ही बात करें। चाहे वो आप लिख रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, कोई भी काम करें आप एक्टिव वॉइस में करने की कोशिश करें। यही स्पोकन का एक फंडा भी होता है बहुत। जब तक कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो जाए कि आपको मजबूरी में पैसिव में बोलना पड़े या लिखना पड़े, तब तक आप किसी भी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। अब अंतर क्या है? अब अंतर ये है कि हमें हमारे सिलेबस में है ये, तो हमें इस काम को करने के लिए कहा जाता है, फोर्सफुली कहा जाता है कि एक्टिव से पैसिव बनाइए, तो हमें वो बनाना पड़ता है। लेकिन रूटीन लाइफ में मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि रूटीन लाइफ में आप जितना पॉसिबल हो सके चीज़ों को एक्टिव में बोलने की कोशिश करें। एक्टिव में बोलने का मतलब है आप सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को सब्जेक्ट डोमिनेंट रखते हुए उस सेंटेंस को आप फ्रेम करने की कोशिश जरूर करें। जनरली क्या होता है, मैंने स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है, जब हम स्पोकन मोड में ले जाते हैं स्टूडेंट्स को तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसिव में बोलने की कोशिश करते हैं, और जब पैसिव में बोलते हैं तो उलझ कर रह जाते हैं। क्योंकि अब एक बात बताइए, आप पैसिव बोल क्यों रहे हैं? पैसिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही हैं, लेकिन आप क्या उसमें करने जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए बोल रहे हैं, तो उसमें उलझ जाते हैं। कोशिश मत कीजिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो काम करने के लिए कहा जाए उस काम को आप जरूर करें। जैसे मैंने फ्यूचर टेंस में आपसे कहा था कि फ्यूचर टेंस को कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी हमने एक्सप्रेस किया, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी किया, हैज़ टू हैव टू से भी किया। तो मैंने लास्ट में क्या कहा था आपसे कि यदि आप एकेडमिक उसमें चल रहे हैं, एकेडमिक मोड में यदि आप चल रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट ना करें। जो भी आपसे कहा जाए करने के लिए वो बिल्कुल शांत रहकर उसको आप उसका आंसर दे दें। बाकी यदि रूटीन लाइफ में आप इससे हटकर थोड़ा अपने आप को अपडेट रखना चाहें और किसी अपर लेवल पे यदि आप बात करें तो निश्चित रूप से आप इसका हायर जो वर्जन है उसको आप यूज कर सकते हो। वही मैं आपको एक्टिव पैसिव में भी सिखाऊंगा कि कब ज़रूरत पड़ती है कि वास्तव में कि हमें पैसिव में ही लिखना है, पैसिव में ही बोलना होता है। उसकी भी एक प्रोसेस होता है। आपको तुरंत पता पड़ेगा कि अब मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, अब मुझे ना चाह कर भी मतलब कोशिश भी करूं तो भी पॉसिबल नहीं है, अब मुझे पैसिव में ही लिखना है, पैसिव में ही बोलना है। तो उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बहुत लोअर लेवल पे हम समझें कि वास्तव में क्या डेफिनेशन होती है, क्या ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है ये टॉपिक, क्या हम इसमें समझें, कैसे समझें, इन चीज़ों को आप सबसे पहले समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वॉइस क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा वॉइस क्या होता है, इसको आप समझें। तो वॉइस की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, वर्ब की वे फॉर्म।
अब आप मुझसे कोई क्वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वर्ब के टॉपिक को कई लेक्चर्स में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब आपको इस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि टेंसेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपको उनको क्या करना है, उनका यूज आपको करना सीखना है, किस तरीके से उनका यूज हम करेंगे। तो यहां पर मैंने स्टार्टिंग लिखी है कि वर्ब की वह फॉर्म जो ये एक्सप्रेस करे कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम फेस करता है। बात समझ में आ गई? मैंने अभी आपको जो बोला थोड़ी देर पहले, वही चीज इसमें लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है, जो मैं लिखता हूं वही मैं बोलता हूं। तो देखें आप जरा कि वर्ब की वह फॉर्म जो है एक्सप्रेस करे कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है, यानी सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है, या अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम फेस करता है, यानी कि या तो सब्जेक्ट खुद कुछ करे, स्वयं कुछ करे, या कोई और करे, परिणाम सब्जेक्ट को फेस करना पड़े। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं फाइनली यहां तक? ये कहना चाह रहे हैं अर्थात, अब सुनिए, अर्थात सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आ जाएगी आपकी कि सब्जेक्ट वास्तव में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इन्वॉल्व कौन हो रहा है? इन्वॉल्व फाइनली सब्जेक्ट ही हो रहा है। निकल गया कंक्लूजन? आ गया समझ में कि सब्जेक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, यानी कि इन्वॉल्व तो किसको होना पड़ रहा है? सब्जेक्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। तो ये आपका एक कंक्लूजन मैंने आपको दे दिया कि वास्तव में ये क्या होता है। इसको आप ढंग से नोट डाउन करें और समझ लें। आगे देखें हम जरा कि हम वॉइस की बात करें तो देखिए, वॉइस की तो ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम इसको लेके चलते हैं कि किस पर बेस्ड है ये किस पर बेस्ड है? ये तो वॉइस है, ये तो हमें ये बताता है कि एक्टिव पैसिव हमें किस तरीके से पढ़ने हैं, किस तरीके से हमें आगे चलना है। हमने एक वर्ब्स पढ़ी थी, वर्ब्स में मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पर। आपको याद आ रहा होगा वो। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की वीडियो को आप एक बार फिर दोबारा से देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। BT एंड BI, वर्ब ट्रांजिटिव, वर्ब इंट्रांजिटिव। वर्ब ट्रांजिटिव की यदि मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव वर्ब की क्या खास बात होती है कि उसमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी और पर पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो उसका प्रभाव है वो किसी और पर पड़ जाता है। जब प्रभाव किसी और पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं मैं। वर्ब ट्रांजिटिव, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव किसी और पर पड़ना। इंट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी और पर ना पड़कर वापस किस पे आ जाना? स्वयं सब्जेक्ट पर आ जाना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब स्वयं पर इंपैक्ट आ जाएगा तो फिर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, तो उसके कभी भी आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। और सब्जेक्ट कोई काम करेगा, उसका प्रभाव किसी और पर पड़ेगा, तो आप उसका पैसिव बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका हम पैसिव बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यही आपके सिलेबस की डिमांड है। मुझसे यदि आप ये पूछना चाहेंगे कि सर क्या हम जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं क्या उनका भी पैसिव बना सकते हैं? तो देखिए, हायर लेवल की बात करें, अपर लेवल पे जाएं तो सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन आप एक एकेडमी उसमें चल रहे मोड में, तो आप ज़्यादा किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को थोड़ा सा कन्फ्यूजन अपने मन में क्रिएट ना करें। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की दो वॉइसेस होती है। ट्रांजिटिव वर्ब की दो वॉइसेस होती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसकी दो वॉइस होती हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब दो तरीके से वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? एक तो एक्टिव और एक पैसिव। यानी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, उसकी दो उसकी जो वॉइसेस होंगी वो कितनी होंगी? दो। यानी हम ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक किस मोड में जाके लिख सकते हैं? एक्टिव। और दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं उसको? पैसिव में। हो गया बात क्लियर? तो इसीलिए मैंने यहां बनाया आपके लिए स्पेशली ट्रांजिटिव वर्ब वॉइसेस कितनी हो गई? दो, एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गई। अब हम बात करें कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन पर आए, तो डेफिनेशन बहुत आसान है, बड़ी जल्दी आपकी समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन की बात करें तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, इसको समझना जरा ध्यान से। द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, हिंदी भी लिख दी है मैंने नीचे, मैं केवल रिपीट करूंगा। द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। यहां पर बात कीजिए एक्ट्स, इसको मैं वो कर रहा हूं एक्ट्स, काम करना। क्या मतलब हुआ कि एक वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस,
एक वर्ब तब एक्टिव वॉइस में कहलाएगी, कब कहलाएगी? व्हेन द पर्सन और थिंग, जब व्यक्ति और वस्तु डिनोटेड बाई द सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट ने डिनोट किया है, किसी व्यक्ति या वस्तु को जिसको सब्जेक्ट ने डिनोट किया है, ठीक है ना, वो क्या करे? एक्ट, वो उसमें काम करना चाहिए। जब वो काम करेगा तो वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते ही वो वाक्य किस में आ जाएगा? एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। तो मेरा कौन सा पार्ट हो जाएगा? पहले ये वाला पूरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। क्लियर हो गई बात? हिंदी में देखें जरा, मैं लिख दिया है, हिंदी आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। अब तो क्लियर ही हो गया, पूरा ही समझा दिया। डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। आगे देखें जरा, यहां से देखें जरा। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, जो वर्ब होती है वो पैसिव वॉइस में कहलाती है व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। लाइन यहां तक बिल्कुल सेम है, डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। देखो यहां से यहां तक सेम है। यहां एक्ट्स, यहां पर मैंने क्या लिख दिया है? डज नॉट एक्ट। जब एक्ट करेगा ही नहीं तो काम कैसे होगा? ठीक है, डज नॉट एक्ट बट सफर्स, काम नहीं करता लेकिन क्या होता है? सफर्स, सफर्स यानी कि फेस करता है, झेलता है। किसको? द एक्शन, उस कार्य को झेलता है या फेस करता है। डन बाई समथिंग, किसी चीज के द्वारा किया गया हो, समवन या किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत देर से कि एक तो डायरेक्टली सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट भी करा दिए आपको। काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के प्रकार करा डाले सब, इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके चला मैं आपको। मेरे जितने वीडियो लेक्चर्स हैं आप बिल्कुल देखते चलेंगे, उसमें सब्जेक्ट मिलेंगे, वर्ब सब करा दी मैंने आपके लिए। वर्ब्स के कितने कितने रूप हो सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए। सब मैंने आपको कंप्लीट मटेरियल मैंने आपको दे रखा है। मेरा जो मटेरियल है बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप में, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है आपके लिए बेसिक। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखोगे तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब कैसे एक्ट करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। आई राइट अ लेटर, सिंपल सी बात है। आपने कहा मैं खाना खाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक लेटर लिखता हूँ, ठीक है, मैं एक आम खाता हूँ, आप वे एक पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है वे पतंग उड़ाते हैं। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है, जब सब्जेक्ट काम करना शुरू कर देता है, तो देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, इसने लिखा, लिखने से क्या चीज़ लिखी गई? अ लेटर। तो मैंने आपको बताया था कि जब व्हाट का आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी कौन सा होता है? डायरेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। व्हाट का जवाब जब मिलता है तो देखिए हमेशा वो जो पर्सन होगा, मतलब जो थिंग और जो भी आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब इसे कुछ आप क्वेश्चन पुटअप करना। व्हाट, आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? लिखने के लिए आप क्वेश्चन करेंगे हु, कौन लिखता है? तो जवाब मिलेगा आई। आई कौन हो गया? सब्जेक्ट। हु का जवाब जब जब मिलेगा हमेशा सब्जेक्ट में मिलेगा। व्हाट का जवाब जब जब मिलेगा एक थिंग के रूप में मिलेगा, और जो थिंग होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में कौन से मोड में जाती है? वो जाती है हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। उसका पता लगाना है तो हम क्या करें? वर्ब से क्वेश्चन कर दें व्हाट, और व्हाट का जवाब मिलेगा तो हमेशा और हमेशा किस रूप में मिलेगा? हमेशा और हमेशा वो मिलेगा किसके रूप में? व्हाट का जवाब थिंग के रूप में मिलेगा। वो थिंग क्या होती है? थिंग के रूप में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है, आप देखें इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्थ जरूर कर लें। अर्थ यदि आप कर लोगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। यदि आप अर्थ नहीं समझ पाओगे तो आप उलझ कर रह जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज हमेशा मीनिंग डोमिनेंट होती है। अर्थ यदि आप समझ गए तो सब कुछ आसान है, अर्थ समझ में नहीं आया तो आप फिर कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है। अब हम बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके अंदर आने वाले जो फैक्ट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, उन पर हम वर्क करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप बेसिक है बिल्कुल, इसका मैंने एकदम कहते हैं ना बिल्कुल बेस जो होता है, इसको आप वो कर लें। लेक्चर मेरा ये इसका तो पहला ही है, इसका पहला लेक्चर है। इसमें आप इस तरीके से आप देखें ज़रा और इसको समझने की कोशिश करें। इसके आगे का जो पार्ट है उसको मैं अभी आपके सामने बताऊंगा, देखें जब तक आप नोट करें। देखिए एक्टिव पैसिव स्पेशल यूज में बताऊं
चाहे मैं आगे बढ़ाऊँ इसको, उससे पहले इस टेबल को ज़रूर आप नोट करें, जिससे आपका पूरा कंप्लीट आपके दिमाग में रहे। एक चीज़ दिमाग में फीड कर लें, जैसे ही पैसिव शब्द जुड़े MB3 आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। MB3 तो फाइनल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म MB3, ठीक है। खूब डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले में, पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं, आराम से देखते चलना, उनमें पूरा डिस्क्राइब किया है मैंने। एक खास बात, टोटल जो टेंसेज आपने पढ़े, जो कितने थे, टोटल कितने थे, 12, ठीक है। जो पैसिव हम बना पाते हैं वो बनता है केवल 8 टेंसेज का। ये आप थोड़ा दिमाग में रखें। अब आप ये पूछेंगे सर 4 का क्यों नहीं बनता? बन जाएगा, 4 का भी बन जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली अप्रूव्ड नहीं है वो, क्योंकि उसमें मेन वर्ब की 3 फॉर्म आ जाती हैं, जो ग्रामेटिकली ऑक्सफोर्ड की तरफ से भी अप्रूव्ड नहीं है। हालांकि जब मेरा ये चलेगा तो मैं आपको उन 4 टेंसेज का भी पैसिव बना के जरूर बताऊंगा। नॉर्मली ये बताया जाता है आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं बनता, मैं उसका भी बना के बता दूंगा आपको। आपकी जो मन में जो चल रहा हो वो मेरे उसमें आप बॉक्स में डाल देना, यदि आपके मन में कोई बात हो मैं क्लियर कर दूंगा। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कहते हैं ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं, हमें काम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। पॉसिबल सब कुछ होता है। मैं आपको 4 टेंसेज का भी बना दूंगा, मैं उसका भी बना दूंगा जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, लेकिन वो चीज़ हमें पढ़ने में, दिखने में अच्छी भी लगनी चाहिए। ये ऐसा हमारे स्कॉलर्स कहते हैं, जो हमारे विद्वान बैठे हैं जिन्होंने ये इसको बनाया, वो कहते हैं कि भाषा पढ़ने में अच्छी लगनी चाहिए और दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। जब आप राइटिंग अच्छी लिखते हो तो टीचर्स का मन खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा लिखा है आपने। तो ऐसा नहीं है, सब मतलब लैंग्वेज का भी एक रूप होता है, उसका भी एक सौंदर्य होता है, उसका भी एक रस होता है, तब वो लैंग्वेज आगे चलती है। तो जो चीज़ अच्छी है, पढ़ने में समझ में आ रही है, जो क्लियर है बिल्कुल, उसको हम करें, उस काम को करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा नहीं है मैंने 8 टेंसेज लिखा है, यही आपको सबसे अच्छी तरीके से समझ लेने कि क्यों नहीं हो पाता, वो भी मैं क्लियर आपके लिए करता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये आपको एक काम करना है, ये आप नोट डाउन कर लें। टेंसेज में आपको करा चुका हूँ, वर्ब्स में करा चुका हूँ, सब कुछ करा दिया आपको मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में। मुझसे पूछने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको ये समझना है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो आपको डू, डज, SAIS की जगह पर, मैं यदि यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आपको पता ही है क्या, डू, डज, SAIS के स्थान पर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम प्लस MB3 का प्रयोग कर देना है। कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाए तो इज, आर, एम तो लगाना ही है, इसमें एक बीइंग लगा देना और MB3 लगाते चलना। MB3 तो आप आंख बंद करके लगाते चलना, इसका तो कोई इश्यू खत्म हो गया, ठीक है। यदि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो हैज, हैव आता ही है, बस आपको पैसिव में बीन लगा के MB3 लगा देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब आपको थोड़ा हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ कि वो 4 टेंसेस का क्यों नहीं बनता। तो देखें आप, बीन तो लगी गया, MB3 लगी गया, तो बीन और MB3, बीन और MB3 दोनों ही थर्ड फॉर्म हो गई, 2 थर्ड फॉर्म हो गई, नहीं हो गई। और यदि मैं उसका भी पैसिव बना दूं तो वो कितनी फॉर्म हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी MB3। तो 3 MB3 को ग्रामेटिकली अप्रूव्ड नहीं माना जाता है, इसी वजह से वो हम 4 टेंसेस का नहीं बनाते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर्ब प्लस MB3 हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस MB3 हो जाएगा। परफेक्ट में बात करें तो हेड प्लस बीन प्लस MB3 हो जाएगा। और इंडेफिनिट की बात करें, ये कॉन्टिन्यूअस फिर आ गया, इसका नो पैसिव। इंडेफिनिट फ्यूचर में आ रहा विल, सेल प्लस बी प्लस MB3, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का फिर पैसिव नहीं बनता। परफेक्ट की बात करें, विल हैव, सेल हैव प्लस बीन प्लस MB3। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो नो पैसिव। या काउंट कर लें, ये नहीं, ये गया, 4 आपके गायब हो गए। इसमें से आपको केवल और केवल 8 टेंसेस का पैसिव बनाना सीखना है। लेकिन इतना ही नहीं, कल जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अगले वीडियो लेक्चर में, वो होगा आपका स्पेशल रूल्स। आपको तो डायरेक्ट स्टार्ट करा देते होंगे क्लासेस के अंदर, मैं आपको पहले स्पेशल रूल्स बताऊंगा कि वास्तव में पैसिव वॉइसेस के क्या स्पेशल रूल्स होते हैं, कैसे हमें करना होता है काम, तब जाके हम आपके लेक्चर्स में चलेंगे। वो तो बहुत आसान है, वो काम बहुत आसान है आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो आप 1 सेकंड में बना दोगे उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना कॉपी में लेके अपनी बना दोगे उसको। तब तक आप इनको नोट डाउन करें, आराम से इसको समझते चलें, पढ़ते चलें, वीडियोज़ को लगातार देखते चलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।